तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते शिक्षा पर। तो आज हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये लेते हैं क्या, मुक्त मूलक। तो हम एक क्वेश्चन तैयार किया मैंने कि मुक्त मूलक से आप क्या समझते हो, इसके लक्षण व उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो फ्री रेडिकल मुक्त मूलक, तो उदासीन परमाणुओं का वह समूह जिसके पास सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म का इलेक्ट्रॉन होता है, उसे मुक्त मूलक कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, उदासीन परमाणुओं का वह समूह जिनके पास सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म का इलेक्ट्रॉन पाया जाता है या होता है, उसे मुक्त मूलक कहते हैं। अब हम क्या देखेंगे, कैरेक्टर्स ऑफ फ्री रेडिकल, मतलब जो ये फ्री रेडिकल मुक्त मूलकों के लक्षण, ठीक है। तो ये होमोलिटिक विखंडन समांगी विदलन द्वारा प्राप्त होते हैं, ये क्षणिक होते हैं, ये अत्यधिक अविक्रियाशील होते हैं, लास्ट है ये उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे हेट्रोलिटिक फ्यूजन, मतलब विषमांगी विदलन। तो इसके डेफिनेशन देखेंगे, वह विखंडन जिनमें पृथक होने वाले किसी एक खंड के पास सहसंयोजक बंध का एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है, उसे विषमांगी विदलन कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल ले रखा हमने कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन का, तो इसको देख लेना, ठीक है। वह खंड या परमाणु सहसंयोजकता बंध के इलेक्ट्रॉन को लेगा जिसकी विद्युत ऋणायता उच्च होगी, ठीक है। अब हम आते हैं कार्बोनियम आयन। तो वह परमाणु या अणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है और जिस पर धनावेश होता है, उसे कार्बोनियम आयन कहते हैं। अब हम आते हैं कार्बन आयन। तो वह खंड या परमाणु जो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है और जिस पर ऋणावेश होता है, उसे कार्बन आयन कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, प्रेरणिक प्रभाव की व्याख्या कीजिए, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो प्रेरणिक प्रभाव होता है, जब किसी यौगिक के परमाणु के बीच उपस्थित सहसंयोजक बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु के पास चला जाता है, तो यौगिक के अणु में पोलरिटी, मतलब ध्रुवता क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। जैसे हम देखेंगे, तो जैसे हम क्या देखेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे, C2H5Cl, मतलब एथिल क्लोराइड, या क्या इसको क्या बोल सकते हैं हम, क्लोरोएथेन, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ डेल्टा प्लस, ठीक है, CH3 में, और ये सेकंड का है, ये फर्स्ट देखिए आप, ये इसमें क्या है, डेल्टा प्लस, ठीक है, CH2 में। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है हमारा, और जो ये डेल्टा माइनस है, ये इसका किसका है, क्लोराइड का है, ठीक है। तो क्लोरोएथेन में जो CCl बंध ध्रुवीय होता है, इसमें उच्च इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेता है, इस कारण कार्बन पर डेल्टा प्लस जबकि क्लोराइड पर डेल्टा माइनस आवेश आ जाता है। तो प्रेरणिक प्रभाव को हम क्या करते हैं, जो एरो या तीर के निशान द्वारा क्या करते हैं, इसको प्रकट करते हैं, ठीक है। तो यह इलेक्ट्रॉन विस्थापन की दिशा को प्रकट करता है। तो नंबर 1 है इसमें, जो सी फर्स्ट है हमारा, तो इसमें हमारा क्या है, सी फर्स्ट पर, ठीक है। तो एक बार सी फर्स्ट देखना, ठीक। तो जो हमारा ये क्या है, सी फर्स्ट है, ठीक है। तो जो ये हमारा सी फर्स्ट है पर डेल्टा प्लस चार्ज होने से, यह जो C2 है, तो जो ये क्या है, C2 से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये खींचता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। C1 जो C1 पर डेल्टा प्लस है, तो वो चार्ज होने की वजह से क्या करता है, जो C सेकेंड है, उससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है। जिससे सी सेकेंड पर आंशिक धनावेश, जिसको किससे मैंने प्रकट किया था, जो डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस ये आवेशित हैं, ठीक है, धनावेशित। तो इसमें क्या आता है, डेल्टा प्लस धनावेश चार्ज आ जाता है, ठीक है। फिर जो हमारा क्या है, जो हमारा CC बंध की तुलना में CCl प्रबल ध्रुवीय होता है, ठीक है।
तो इस प्रकार से जो CCl के कारण सी बी ध्रुवी हो जाता है, ठीक है। जो सी बॉन्ड सी है हमारा, वो भी क्या हो जाता है, ध्रुवी हो जाता है। तो अतः किसी यौगिक के डेल्टा बंध के कारण किसी दूसरे यौगिक के डेल्टा बंधों के ध्रुवी होने को क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। तो एक बार हम फिर से इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। तो अतः किसी यौगिक के डेल्टा बंध के कारण किसी दूसरे यौगिक के डेल्टा बंधों के ध्रुवीय होने को प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। प्रेरणिक प्रभाव 3 बंधों तक ही स्थायी रहता है, इसके बाद यह क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो अब हम ये क्या लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण दीजिए। तो नंबर 1 है हमारा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, ठीक है, इसका आंसर। तो यह स्थायी प्रभाव है और बहुबंध वाले यौगिकों द्वारा यह प्रभाव व्यक्त किया जाता है। अतः आक्रमणकारी अभिकर्मकों की आवश्यकता अनुसार बहुबंध के पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थापन को इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को E द्वारा प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं। इस प्रभाव को वक्र तीर द्वारा सांकेतिक किया जाता है या संकेतिक किया जाता है। मतलब जो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, जो वक्र होता है ना, वक्र ऐसा होता है, देखो जो ऐसा होता है ना वक्र, तो हम इसको ऐसे प्रकट करते हैं वक्र द्वारा, ठीक है, वक्र तीर द्वारा संकेत किया जाता है, संकेतिक किया जाता है। और यह वक्र तीर पाई बंध या पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थापन को व्यक्त करता है। तो अब हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। यह प्रभाव 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है जो पॉजिटिव है, मतलब जो प्लस ई इफेक्ट, एंड जो नेगेटिव वो माइनस ई इफेक्ट। तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा ये क्या है, प्लस ई वाला प्रभाव है, तो अगर किसी पे मतलब यहाँ पे प्लस माइनस कुछ ना हो, या मतलब ये फ्री हो, तो इसके हमेशा क्या माना जाता है, ये धनावेशित माना जाता है। तो इसी कारण हम देखेंगे वह ई प्रभाव जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, उसे क्या कहते हैं, हम प्लस ई प्रभाव कहते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या हो गया, बहुबंध हो गया, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है, हम उसको क्या बोला था हमने, कि इसको हम वक्र तीर द्वारा प्रकट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बहुबंध है और ये इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट का सिंबल है, ठीक है। तो जो H+ है ये हमारा क्या है, आक्रमणकारी अभिकर्मक है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या है, प्लस ई इफेक्ट है। तो इसी तरह माइनस ई इफेक्ट देखेंगे। तो वह ई प्रभाव जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, माइनस ई इफेक्ट कहते हैं, या हम क्या कहते हैं इसको, नेगेटिव इफेक्ट कहते हैं ई का। और जो हम ई को किससे प्रकट करते हैं हम, जो हमारा प्रेरणिक प्रभाव जो इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव होता है उसको हम ई द्वारा प्रकट करते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अगर हम नेगेटिव लेंगे तो माइनस ई और प्लस लेंगे तो प्लस ई प्रभाव कहेंगे, ठीक है। इसी तरह ये हमारा बहुबंध हो गया और ये हमारा CN जो ये आक्रमणकारी अभिकर्मक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंस इन बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, या ऑक्सीकरण या अपचयन में अंतर। तो नंबर है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या है, हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। एक तरफ ऑक्सीकरण, एक तरफ अपचयन। तो इसमें हम देखते हैं नंबर 1 जो ऑक्सीकरण का है, इसमें हाइड्रोजन पृथक होती है, जबकि जो अपचयन है इसमें ऑक्सीजन पृथक होती है। इसमें नंबर 2 है विद्युत धनात्मक भाग का अनुपात घटता है, जबकि अपचयन में क्या होता है, विद्युत धनात्मक भाग का अनुपात बढ़ता है। फिर नंबर 3 हो गया जो ऑक्सीकरण है, उसमें क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक भाग का अनुपात बढ़ता है, जबकि अपचयन में क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक भाग का अनुपात घटता है। नंबर 4 हो गया हमारा ऑक्सीकरण में विद्युत धनात्मक भाग की संयोजकता बढ़ती है, जबकि अपचयन में विद्युत धनात्मक भाग की संयोजकता घटती है।
फिर नंबर 5 हो गया हमारा ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पृथक होते हैं, जबकि अपचयन में कौन क्या क्या होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। इसमें पृथक होते हैं ऑक्सीकरण में, और अपचयन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, तो नंबर लास्ट आता है हमारा, इसमें ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ता है, इसमें ऑक्सीकरण में, और जबकि जो अपचयन है इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या का मान घट जाता है। ठीक है।